हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 हिंदी वीणा से मेरा बचपन। 7th चैप्टर है ये। इसकी क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे आज। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, बातचीत के लिए। बातचीत के लिए लेखक को रामलीला की तैयारियों में कौन कौन से काम सबसे अधिक उत्साहित करते होंगे। लेखक को रामलीला की तैयारियों में ये काम सबसे ज़्यादा उत्साहित करते होंगे। पहला है मंच सजाना और झांकियाँ बनाना। दूसरा है राम लक्ष्मण सीता हनुमान आदि पात्रों के कपड़े और आभूषण तैयार करना। रिहर्सल में संवाद बोलना और अभिनय करना। ढोल नगाड़ों गीतों और सजावट के साथ माहौल बनाना। गांव के लोगों को मिलकर कार्यक्रम की तैयारी करते हुए देखना। इन सब कामों में उत्साह इसलिए आता था क्योंकि सब मिलकर मेहनत करते थे और त्योहार जैसा आनंद महसूस करते थे। अगला प्रश्न है, आपको लेखक के बचपन की कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी? वे बात आपको अच्छी क्यों लगी? मुझे लेखक के बचपन की ये बातें सबसे अच्छी लगी। पहला, वह नंगे पांव खेतों में घूमते और प्रकृति का आनंद लेते। दूसरा, अपने चचेरे भाई के साथ मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाते थे। तीसरा, उन्हें गुल्ली डंडा जैसे पुराने और भारतीय खेल बहुत पसंद थे। चौथा, वे खेल खिलौने अपने खेलने की सामग्री खुद ही अपने हाथ से बनाया करते थे। ये सब बातें मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इनमें सादगी है, प्रकृति से जुड़ाव है, परिवार और दोस्तों का प्यार है और पुराने भारतीय खेलों के प्रति लगाव दिखता है। इससे हमें भी सीख मिलती है कि सच्ची खुशी सादगी और अपनेपन में होती है। इसलिए ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। अगला प्रश्न है, खेलते समय चोट ना लगे इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, खेलते समय चोट ना लगे इसके लिए हम कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है? पहला है कि हमें हमेशा सुरक्षित और साफ जगह पर खेलना चाहिए। दूसरा है, खेलते समय खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। तीसरा, हमें धक्का मुक्की और मारपीट नहीं करनी चाहिए। चौथा है, खेल के लिए उपयुक्त जूते और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। पांचवा है, खेल शुरू करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप जरूर कर लेना चाहिए ताकि शरीर थोड़ा लचीला हो जाए। वार्म अप समझते हैं ना? थोड़ा हाथ और पैर जंप कर लिया, हल्के हल्के से जॉगिंग कर ली, थोड़ा सा दौड़ लिए। और लास्ट है कि हमें सावधानी और ध्यान से खेलना चाहिए ताकि किसी को चोट ना लगे। अगर हम इस तरह से सावधानी रखेंगे तो हम बिना चोट खाए खेल का पूरा आनंद ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के पिता और घर के अन्य सदस्य चौके में बैठे बैठे क्या बातें करते होंगे? लेखक के पिता और घर के अन्य सदस्य जब चौके पर यानी रसोई में बैठते थे तो वो रोज़मर्रा की अपनी डे टू डे लाइफ की, मतलब दिन भर जो भी हुआ है उसकी बातें करते होंगे। जैसे खेत खलिहान और कामकाज की बातें, तो वो अपने खेत की बातें करते होंगे या अपने दिन भर के कामकाज की बातें करते होंगे। और गांव के लोगों की और पड़ोसियों की बातें करते होंगे। परिवार का खर्च हो गया, बच्चों की पढ़ाई की चिंता हो गई, किसी की फ़ीस देनी है, कोई बीमार है, इस तरह की बात करते होंगे। और त्योहार और घर के छोटे बड़े कामों की योजना बनाते होंगे। सभी घरों में इसी तरह की बातें होती हैं, घर की, रोज़मर्रा की, बच्चों की, आपस की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, यही बातें सबके घरों पर होती हैं। अगला प्रश्न है,
पाठ से। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आपको ये लिखने हैं आंसर्स। तो पहला है, लेखक के चचेरे भाई हलधर की आयु कितनी थी। पाठ के अंदर लेखक ने बताया कि मेरी आयु 8 वर्ष है और मेरे जो चचेरे भाई हैं वो मुझसे 2 वर्ष बड़े हैं। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि लेखक के चचेरे भाई हलधर की आयु 10 वर्ष थी। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने अपने घर वालों के क्रोध का कारण क्या बताया। लेखक ने अपने घर वालों के क्रोध का कारण उसका गुल्ली डंडा खेलना बताया। जो देर तक वो गुल्ली डंडा खेलते थे और मस्त होके खेलते थे और किसी चीज़ का उन्हें याद नहीं रहता था, नहाने का, खाने का, घर आने का। तो यही उनके घर वालों के गुस्से का कारण था। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार गुल्ली डंडा और विलायती खेलों में क्या अंतर है। विलायती मतलब विदेशी, दूसरे देश के जो खेल होते हैं उनमें, और हमारा जो भारतीय खेल है गुल्ली डंडा, उन दोनों में क्या अंतर है। लेखक के अनुसार गुल्ली डंडा एक पुराना भारतीय खेल है जो सिंपल है, सादा है, सस्ता है और सब मिलकर खेल सकते हैं इस खेल को। इसमें कोई खास सामान नहीं लगता है। और जबकि अगर हम कोई विदेशी खेल खेलें तो उसका जो सामान होता है खेलने का वो बहुत महंगा आता है और उसके दूसरे नियम भी होते हैं और सभी बच्चों को खेलने का मौका भी कम ही मिल पाता है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के किन अनुभवों को याद किया है। लेखक ने अपने बचपन में हुए कई अनुभव याद किए हैं, जैसे नंगे पांव खेतों में घूमना और खेलना। उन्होंने ये बताया हम ऐसा करते थे। अपने चचेरे भाई के साथ वो मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाते थे। गुल्ली डंडा और पुराने भारतीय खेल वो खेला करते थे और रामलीला की तैयारी में हिस्सा लेकर करते थे। घर और गांव के लोगों के साथ मिल कर के समय बिताते थे और चौके पे बैठ के उनके घर परिवार के साथ मिल कर के वो बातें करते थे। ये अनुभव उन्होंने साझा किए हैं। अगला प्रश्न है समझ और अनुभव से, और इसमें पहला प्रश्न है, लेखक के बचपन के कौन कौन से काम आपने भी किए हैं। मतलब लेखक ने जो पूरे पाठ में बताया कि हम बचपन में ये करते थे, उनमें से कोई काम आपने भी किए। लेखक ने कहा हम गिल्ली डंडा खेलते थे, मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने के लिए जाते थे, हम पेड़ पर चढ़ते थे, वहाँ से डंडा तोड़ के लाते थे, उससे गिल्ली और डंडा बनाया करते थे। तो ये काम, इनमें से कौन सा काम आपने किया है। तो पहला है कि लेखक के बचपन के कुछ काम मैंने भी किए हैं, जैसे दोस्तों के साथ खेल कूद में भाग लेना। अब खेल कूद बदल गए हैं लेकिन खेलते तो आप लोग भी हैं ही। क्रिकेट या छुपन छुपाई। रामलीला की तैयारियों में हिस्सा लेना। रामलीला तो अभी तक भी हमारे यहाँ पर होता है, शहरों में भी होता है रामलीला, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। मंच सजाना, अभिनय करना, ये सब बच्चे करते हैं। अगला है परिवार और दोस्तों के साथ त्यौहार या खेल की तैयारियों में मदद करना। ये भी सही है। हम लोग अभी भी अपने परिवारों में त्यौहार मनाते हैं और उसकी तैयारियां हमारे बच्चे भी करते हैं हमारे साथ। तो आपने भी किया होगा। किताबें पढ़ना और स्कूल की पढ़ाई के लिए मेहनत करना। अब लेखक अपने भाई के साथ मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाते थे, आप भी तो स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए और मेहनत भी करते हैं अपनी पढ़ाई में। अगला प्रश्न है, लेखक अपने बचपन में खेलने के लिए स्वयं गुल्ली बना लेते थे। स्वयं मतलब खुद से वो गुल्ली बना लेते थे। आप कौन से खेल खिलौने स्वयं बना लेते हैं। किसी एक को बनाकर कक्षा में लेकर आइए और अपने समूह के साथ मिलकर उससे खेलिए। तो ये तो एक्टिविटी है। लेखक अपने बचपन में खेलने के लिए खिलौने स्वयं बनाते थे। मैं भी कई खिलौने स्वयं बना सकता हूँ या फिर बना सकती हूँ। क्या क्या बना सकते हैं आप? कागज़ का हवाई जहाज़, कागज़ की नाव, पतंग, कठपुतली, गेंद, बोर्ड गेम और रामलीला का स्टेज तैयार कर सकते हैं आप, है ना। तो ये सब काम आप कर सकते हैं। ये मैंने लिखे हैं अपनी तरफ से आपके लिए। इसके अलावा अगर आप भी कुछ बना सकते हैं तो आप यहाँ पर लिस्ट में वो लिख सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, और फिर उनमें से एक चीज़ बना करके आप स्कूल में ले जाएं। जैसे नाव है, जहाज है, तो बच्चे आमतौर पर बनाते हैं। आप अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनेक बच्चे कपड़े धोने के लिए काम में आने वाली थापी को बल्ले की तरह उपयोग कर लेते हैं। आप अपने घर या पास पड़ोस की किन वस्तुओं को
खेल खिलौनों की तरह उपयोग में लेते हैं। ऐसा होता है जब बच्चे छोटे होते हैं और बैट नहीं होता है तो वो जो मम्मी जिससे कपड़े को मारती है ना, थापी बोलते हैं उसको, उससे ही बच्चे बैट बना करके खेलते हैं। तो क्या आपने भी कोई ऐसी चीज़ जो आपके घर में पड़ी हो या आस पड़ोस से आपको मिल गई हो, उससे अपना खिलौना बनाया है? इसका उत्तर है मैं भी अपने घर या पास पड़ोस की कई वस्तुओं को खेल खिलौने की तरह उपयोग करता हूँ या करती हूँ। जैसे दादाजी की छड़ी लेकर के हॉकी बना लिया, वो तो होती भी उसी शेप में है ना, दादाजी की छड़ी ऐसे करके और नीचे यू होती है तो वो हॉकी की जैसी होती है। गत्ते का डब्बा लेके लड़कियाँ अक्सर उसका घर बना लेती हैं, लड़के उसकी कार बना लेते हैं। और बोतल के ढक्कन को, बोतलों के जो ढक्कन होते हैं उनको पहिए की तरह घुमा सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलें बॉलिंग पिन बनाते हैं और चम्मच लेके उसे ड्रम स्टिक बना लेते हैं। तो ये चीज़ें बच्चे करते हैं। अगर आपके पास कोई और अनुभव है तो वो आप इस आंसर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक बचपन में अनेक काम उत्साह से दौड़ दौड़ कर किया करते थे। आप कौन से काम बहुत उत्साह से, जोश से, उमंग से करते हैं? उत्तर है, लेखक बचपन में कई काम उत्साह से दौड़ दौड़ कर किया करते थे। मैं भी कुछ काम बहुत उत्साह से करता हूँ, जैसे दोस्तों के साथ खेलकूद में भाग लेना, पढ़ाई लिखाई और प्रोजेक्ट बनाना, घर या स्कूल के छोटे छोटे काम जैसे सफाई सजावट आदि करना। घर या स्कूल के छोटे छोटे काम जैसे घर में सफाई करना, मम्मी के साथ कोई त्यौहार आ रहा है तो सजावट करना, कोई घर में कोई फंक्शन है तो उसमें हिस्सा लेना, मंच सजाना, एक्टिंग करना, ये काम बच्चे इंटरेस्ट से करते हैं। इन कामों को करते समय मुझे बहुत मज़ा आता है। इन कामों को करते समय मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं पूरे मन से इन्हें करता हूँ या करती हूँ। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। नीचे दिए गए चित्रों का उनके उपयुक्त विवरण से मिलान कीजिए। मिलान करते हैं, ये देखिए ये लोग घूम रहे हैं तो इसका मिलान होगा भ्रमण करना अथवा इधर उधर चलना। दूसरा है, चबाकर खाने का भुना हुआ अनाज। तीसरा है, काठ का चपटे और चौड़े सिरे का डंडा। और चौथा है, एक समुद्री कीड़े का खोल जिसे पुराने समय में मुद्रा की तरह उपयोग करते थे। आगे है खान पान। लेखक सवेरे सवेरे सबसे पहले मटर और जौ का चबेना खाते थे। चबेना के बारे में नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए कि चबेना क्या होता है। गुणकारी स्वादिष्ट चना चबेना। चना चबेना प्राय हम उस खाद्य सामग्री को कहते हैं। खाद्य सामग्री का मतलब होता है खाने योग्य चीज़ कहते हैं जो चबाकर खाई जाती है। जैसे मकई हो गया, चूड़ा हो गया जिसे आप कहते हैं पोहा, भेल हो गई, कई प्रकार के भुने हुए दाने, भुने हुए चावल, चना, मटर, मुरमुरे, भुना हुआ हरा व उबला चना। दर्जनों ऐसी खाद्य सामग्रियां हैं जो हम भारतीय चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हों, किसी न किसी रूप में चबाते हैं। कई प्रकार की कचरियाँ, कुरकुरे, पापड़, नमकीन ये भी चबेने का ही हिस्सा हैं। लेकिन ये घरेलू कम और सामान्यतः बाज़ार से मिलने वाले उत्पाद हैं। इनमें स्वाद तो बहुत होता है लेकिन ये शरीर के लिए उतने स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते जितने घर के बने चबेने होते हैं। ऐसे बनाया जाता है चना चबेना देश के विभिन्न स्थानों में। चना चबेना विशेष ढंग से बनाया जाता है। चना चबेना में देखिए मटर, चना, सूखा चना, मिर्च, अदरक, प्याज, लहसुन, मक्का, पोहा, लाई, मूंगफली आदि खाद्य सामग्रियां सम्मिलित होती हैं। इतना सब कुछ डाल दिया जाता है। अगर चबेना घर में बनाना है तो उसमें देखिए हम मटर डालते हैं, चना डालते हैं, मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन, मक्का, पोहा, लाई, मूंगफली ये सब मिक्स करते हैं। इससे पहले इन सभी को कढ़ाई में नमक डालकर पहले इनको भून लिया जाता है। कढ़ाई में नमक डालकर भूनने के बाद उसमें हल्का सा तेल मिलाया जाता है ताकि सब इकट्ठे हो जाए, मसाला अच्छे से उनमें मिल जाए। मिर्च की चटनी के साथ प्याज और लहसुन भी मिलाया जाता है। इससे चना चबेना का स्वाद बढ़ जाता है। तो ये तो सिर्फ आपको एक सूचना दे रखी है कि चना चबेना ऐसे बनता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि आप दिन भर क्या क्या खाते पीते हैं, एक सूची
बनाइए। चलिए हम यहाँ पर सूची बना लेते हैं कि हम दिन भर क्या खाते पीते हैं। सूखे मेवे, फल, दही, रोटी सब्जी, दाल चावल, सलाद, सूप, दूध और दलिया। मैंने इस तरह से ये, जैसे हम लोग सुबह का नाश्ते में, दोपहर के लंच में और रात को सोते समय लेते हैं, तो उस हिसाब से मैंने लिखा है। आपका आंसर इससे अलग हो सकता है। और पीने में पानी, दूध, नींबू का पानी या फिर जूस, ये हम लोग खाते हैं, पीते हैं। आगे दे रखा है आइए जाने। मैं दोपहर से ही वहाँ जा बैठता। दोपहर शब्द बना है पहर से। पहर का अर्थ होता है दिन का चौथा भाग, यानी कि 3 घंटे के समय को पहर कहते हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में होते हैं 24 घंटे। ठीक है, अगर एक पहर होता है 3 घंटे का, तो पूरे दिन में कितने पहर हो गए? पहर अगर 3 घंटे का है तो 24 घंटे में 8 पहर होंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे दिन के 4 पहर दर्शाए गए हैं। आप इन पहरों में क्या क्या करते हैं लिखिए या चित्र बनाइए। तो हम लिखते हैं, प्रातः 6 बजे से 9 बजे हम क्या करते हैं। मैं आपके हिसाब से बता रही हूँ, आप स्टूडेंट हैं। नींद से जागना, टहलना, सैर करना, ब्रश करना, नहाना, तैयार होना, पूजा करना, नाश्ता करना 6 से 9 में, और फिर स्कूल चले जाना। इसके बाद 9 बजे से 12 बजे वाले पहर में आप क्या करते हैं? स्कूल में होते हैं तो पढ़ते हैं, खेलते हैं, गतिविधियाँ यानी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं आपको स्कूल में। टिफ़िन जो लेके गए हैं वो आप खाते हैं। उसके बाद 12 से 3 बजे के बीच में आप क्या करते हैं? घर लौट कर आते हैं, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। इसके बाद 3 बजे से 6 बजे में गृह कार्य यानी होमवर्क करते हैं। अगले दिन का बस्ता लगाने, यानी कि बैग में बुक्स रखते हैं अगले दिन के टाइम टेबल के हिसाब से। अपने जूते पॉलिश करके रख लेते हैं, ड्रेस को ढंग से रख देते हैं और बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। और फिर उसके बाद परिवार के साथ समय बिताते हैं। तो ये था आपकी तरफ से, आप दिन के 4 पहर में क्या क्या करते हैं। आगे हमें दे रखा है तमाशा। गुल्ली है जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। तमाशा का अर्थ है वह दृश्य जिसे देखने से हमें मज़ा आता है, उसे तमाशा कहते हैं। जैसे मेला हो, नौटंकी हो। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, इनको पढ़िए। ये तमाशों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन से तमाशे आपने देखे हैं, ये आपको बताना है कि कौन से तमाशे आपने देखे हैं, उन पर घेरा लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हैं ये कुछ तमाशों के नाम। कठपुतली का खेल देखा है आपने, नाटक, बाइस्कोप, करतब, हाँ मैं जो बता रही थी बाइस्कोप कहते हैं उसे। तो आपको घेरा लगाना है अगर आपने देखा है तो। कठपुतली का खेल हो सकता है आपने देखा होगा, स्कूल में कई बार करने आते हैं, पपेट शो जिसे कहते हैं। और ये नाटक, प्ले तो आपने देखा ही होगा। ये करतब होता है, मेले कहीं लगा होता है, अगर दिवाली का, दशहरे का, नवरात्रि का मेला लगता है तो मेले में ये करतब दिखाए जाते हैं। बाइस्कोप शायद आपने ना देखा हो क्योंकि अब ये पुराना हो गया है, हमारे ज़माने में तो था। तो आप उन पर सर्कल कर सकते हैं चारों में से जो आपने देखा है। यहाँ रामलीला के बारे में जानकारी कुछ दे रखी है आपको। एक्टिविटी आपने पाठ में रामलीला के बारे में पढ़ा है। हमारे देश में और अन्य देशों में भी दीपावली के आसपास स्थान स्थान पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। आपके शहर में भी होता होगा, कमेंट करके बताइएगा किस किस के शहर में रामलीला का आयोजन होता है और आप देखने जाते हैं कि नहीं। आप भी अपनी कक्षा या विद्यालय में रामलीला का मंचन कीजिए। आप करते हैं? मेरे स्कूल में कराया जाता है, मैं खुद कराती हूँ रामलीला का मंचन, जरूर कराती हूँ मैं एक एक्टिविटी हर क्लास में। इसके लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है। आप विद्यालय की वर्दी में भी रामलीला का मंचन कर सकते हैं। किसी अतिरिक्त वस्तु या कपड़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला सुझाव है कि पूरी रामकथा का मंचन अगर ना हो सके, इतनी बड़ी रामलीला का, तो हर कक्षा या समूह अलग अलग दृश्यों को भी प्रस्तुत कर सकता है। अगला है आप अपने संवाद खुद बना सकते हैं। इस कार्य में आप अपने अभिभावकों, शिक्षकों और पुस्तकालय की सहायता भी ले सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा स्क्रिप्ट भेज सकती हूँ। शिक्षण संकेत। नाटक मंचन की प्रक्रिया में कई स्तरों पर चुनौतियाँ आती हैं।
इसलिए शिक्षक रामलीला के लिए रामायण की किसी विशेष घटना का चयन, पात्रों की संवाद रचना, भावों के प्रकटीकरण तथा उपलब्ध संसाधनों में ही व्यवस्था करने में बच्चों की सहायता करें। ये आपके टीचर्स के लिए है कि रामलीला के लिए बहुत बड़ा हमें अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, तो हर स्कूल में संभव नहीं हो पाता है ये। तो जितना आपके स्कूल में अवेलेबल है, जितना आप कर सकते हैं उस हिसाब से करें। अगला प्रश्न हमें दे रखा है भाषा की बात, और यहाँ लिखा है कि विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। विलायती के नीचे है रेखा, और बड़ा के नीचे रेखा है, और महंगे के नीचे रेखा है। इन पर ध्यान दीजिए। यहाँ विलायती, बड़ा और महंगे शब्द क्रमशः खेल, ऐब और सामान की विशेषता बता रहे हैं। आप जानते ही हैं कि खेल, ऐब तथा सामान संज्ञा शब्द हैं। अब पाठ में से कुछ अन्य विशेषण तथा संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मैम बहुत पूछती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने विशेषण और संज्ञा शब्द पाठ में से छांट करके लिखे हैं। टूटा घर, चचेरा भाई, 8 साल, छोटे मोटे काम, सारी बातें। तो ये विशेषण हैं और ये है संज्ञा शब्द। अगला मिशन हमें यहाँ पर जानकारी दे रखी है प्राथमिक चिकित्सा पेटी। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है ना, हर स्कूल में बनवाया जाता है, बच्चे भी एक्टिविटी में बनाते हैं ऐसे। प्राथमिक शिक्षा पेटी में रखी जाने वाली वस्तुओं की सूची क्या होता है, उसमें पट्टियाँ होती हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, बीटाडीन होती है, पैरासीटामोल होती है, डोलो होती है, ये दोनों बुखार की दवाइयाँ हैं, दर्द निवारक दवाएं होती हैं, सिट्रीजन होता है, बैंडेड होती है उसके अंदर, ORS पाउडर होता है, कीटाणुनाशक लोशन होता है, रुई, थर्मामीटर और कैंची रखी जाती है। तो ये आपका पूरा फर्स्ट एड बॉक्स तैयार हो जाएगा। ये क्यों दे रखी जानकारी हमें इसमें, क्योंकि मेरा बचपन पाठ के अंदर खेलने की बात हुई है, गुल्ली डंडा खेलने की बात हुई है, और ये बात हुई है कि क्रिकेट भी हम खेलते हैं तो उसमें भी चोट लग जाती है। कभी माथे पे निशान आता है, कभी आँख पे निशान लग सकता है, और कभी कभी हमारा पैर भी खराब हो जाता है। कई गेम्स ऐसे होते हैं, तो ये हमें फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रखना चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके खेल, ऐसे अनेक खेल आप सभी खेलते होंगे जिनमें किसी विशेष महंगे सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि जिनकी आवश्यकता पड़ती है उन्हें आप स्वयं ही बना लेते हैं। स्वयं मतलब खुद से बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ खेलों के चित्र नीचे दिए गए हैं। रेखा खींचकर इनके सही नामों से मिलाइए। यह है खेल के चित्र, और इधर दे रखे हैं खेलों के नाम, तो इनको हम मिला देते हैं। पहला खेल जो हमें दे रखा है ये है इकड़ी दुकड़ी, इसे बोलते हैं इकड़ी दुकड़ी। और दूसरा खेल ये जो खेल रहे हैं ये है लट्टू। तीसरा खेल है ये पतंग उड़ा रहे हैं, और चौथा खेल ये खेल रहे हैं कबड्डी। और फिर क्या करना है, आपस में चर्चा कीजिए कि इन खेलों को कैसे खेला जाता है, और ये भी बताइए कि आपके क्षेत्र में इन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर था कबड्डी, कुछ जगह इसे कबड्डी कबड्डी या रमझम कहा जाता है। इकड़ी दुकड़ी हमारे यहाँ पे इसे स्टापू कहते हैं। लट्टू कुछ राज्यों में इसे भोला, चक्का, गुल्ली लट्टू भी कहा जाता है। पतंग इसे कुछ क्षेत्रों में गूगल पतंगबाजी या गुड़िया पतंग कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको कि आप उन आनंदमयी खेलों की एक सूची बनाइए जो आप अपने दिव्यांग मित्रों के साथ खेल सकते हैं। आप इस कार्य में मित्रों, शिक्षकों एवं अपने अभिभावकों की भी सहायता ले सकते हैं। दिव्यांग का अर्थ है वो बच्चे, वो आपके फ्रेंड्स जिनके हाथ पैर शरीर में कहीं कोई विकलांगता है, कोई कमी है, जो चल फिर ठीक से नहीं सकते हैं, या सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, इस तरह के लोगों को दिव्यांग कहा जाता है। देखिए तो उनके साथ कौन से खेल खेले जा सकते हैं। कार्ड गेम्स जैसे
ऊनो, जिनके हाथ और पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो बैठ कर के गेम कार्ड्स खेल सकते हैं। लूडो, सांप सीढ़ी खेल सकते हैं। गोल खेल जैसे हल्की गेंद को पास करना, कागज़ या बोर्ड का कोई गेम हो, शतरंज है, वर्ड पजल है, कहानी सुनाना और बताना, टीम बनाकर खेलते कूदते हुए होता है ना कि कहानी आगे बढ़ाओ। मैंने एक कहानी की एक घटना बताई, यहाँ तक मैंने बता दिया, इसके आगे मेरे साथ जो बैठा हुआ है वो उस कहानी को आगे बढ़ाएगा अपने दिमाग से, इमेजिनेशन से। ये कहानी सुनाना और बताना। सरल पहेलियों और क्विज़ गेम्स, ये इन सभी खेलों में सभी बच्चे आसानी से भाग भी ले सकते हैं और उन्हें मज़ा भी आता है। अगला आपको निर्देश दिया गया है कि पुस्तकालय से आप अपने लाइब्रेरी में जाइए और वहाँ जाकर प्रेमचंद की लिखी कहानियों को पढ़िए और फिर उनके बारे में अपनी क्लास में चर्चा कीजिए। अब आगे है कि इन्हें भी जानिए। सन 1944 में महाराष्ट्र में जन्मे मुरलीकांत राजाराम पेटकर भारत के एक प्रसिद्ध पैरालंपिक तैराक के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है पैरालंपिक। पैरालंपिक क्या होता है? पैरालंपिक खेल विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले एथलीटों के लिए विश्व स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे खेल होते हैं जो ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद खेले जाते हैं। विकलांगता क्या होती है? जिनका ऐसे लोग होते हैं ना हमारे बीच में, जिनका हाथ या पैर एक नहीं है या काम नहीं कर रहे या कुछ कमी है हाथ पैरों में, उन्हें विकलांग कहते हैं। तो उनके लिए ये पैरालंपिक गेम होते हैं जो ओलंपिक्स गेम होते हैं हमारे हर 4 साल में, उसके बाद इनका आयोजन किया जाता है। और इनका आयोजन हमारी IPC इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, ये इनका ऑर्गेनाइज करती है, इन खेलों को आयोजित करती है। और ये खेल गर्मियों में भी और सर्दियों में भी 2 रूपों में होते हैं। और 4 साल में जैसे ओलंपिक होते हैं वैसे ही 4 साल में ये होते हैं। तो पैरालंपिक के बारे में आपको पता चल गया। तो ये जो चित्र हमें दे रखा है ये है मुरलीकांत राजाराम पेटकर, जो भारत के हैं और ये तैराक हैं। देखिए स्विमर हैं ये, और लेकिन ये पैरालंपिक स्विमर। अच्छा, आगे दे रखा है पैरालंपिक खेल दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए समय समय पर आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों का कार्यक्रम है। दिव्यांग का मतलब होता है दिव्य अंग, मतलब जिनके अंग दिव्य हैं, चमत्कारिक है, यानी भगवान ने जिनको हाथ पैर जिनके कोई कमी छोड़ दी है उन्हें कहते हैं दिव्यांग। खिलाड़ी के लिए समय समय पर आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों का कार्यक्रम है। पेटकर भारतीय सेना के एक जवान थे। पहले ये भारत की आर्मी में काम करते थे वहाँ, और 1965 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो इनमें बहुत सारी गोलियां लगने के कारण इनका जो एक पैर था वो लकवाग्रस्त हो गया था, यानी ख़राब हो गया था। उन्होंने चिकित्सकों की सलाह पर फिर इनके जो ट्रीटमेंट कर रहे थे जो डॉक्टर्स, उन्होंने इनको सलाह दी कि आप तैराकी, स्विमिंग शुरू कर दीजिए। कुश्ती, हॉकी आदि खेलों में बचपन से ही रुचि रखने वाले मुरलीकांत पेटकर ने अपनी लगन और परिश्रम से कुछ ही समय में तैराकी में प्रवीणता प्राप्त कर ली। तो इनको कुश्ती, हॉकी का शौक़ बचपन से ही था। मुरलीकांत पेटकर ने फिर जो डॉक्टर्स इनको सलाह दी कि आप स्विमिंग करिए, तैराकी करिए, तो इन्होंने कुछ ही समय में तैराकी में भी ये एकदम से प्रवीण हो गए, मतलब मास्टर हो गए, एकदम से बहुत अच्छी तैराकी करने लग गए। और 1972 में 1972 में हाइडेलबर्ग में जो पैरालंपिक हुआ था उसमें भारत को इन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल दिलवाया। उसके बाद सन 2018 में, अभी 7 साल पहले, भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। तो यहाँ पर एक और शब्द आ गया पद्मश्री। पद्मश्री क्या होता है? भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक नागरिक सम्मान है जो अलग अलग क्षेत्रों में, कला में, मतलब आर्ट में, या फिर एजुकेशन में, या लिटरेचर में, या फिर मेडिकल लाइन में, समाज सेवा में, खेल में जो बहुत अच्छा काम करते हैं, असाधारण और विशिष्ट योगदान अपना देते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं जो लोग इन क्षेत्रों में। पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत जो अपने आम नागरिक को जो नागरिक पुरस्कार देती है उसमें पद्मश्री का चौथा नंबर है। सबसे पहला पुरस्कार होता है भारत रत्न, फिर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, और उसके बाद होता है पद्मश्री।
ये सारे पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। इनकी घोषणा 26 जनवरी को की जाती है, गणतंत्र दिवस के दिन, और उसके बाद इनको राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे हमसे कहा गया है पता लगाइए। अब आप चित्र में दिखाई गई प्रसिद्ध पैरालंपिक महिला खिलाड़ी के बारे में पता लगाइए। इसके लिए आप अपने अभिभावकों, शिक्षकों तथा अन्य स्रोतों की सहायता ले सकते हैं। ये खिलाड़ी कौन हैं, इनके बारे में आपको पता करना है। इसका उत्तर है, चित्र में दिखाई गई इस प्रसिद्ध पैरालंपिक खिलाड़ी का नाम शीतल देवी है। ये भारत की एक पैरा आर्चर हैं, आर्चर कहते हैं तीरंदाज को। उनका जन्म हुआ है 10 जनवरी 2007 को। इनका जन्म स्थान जम्मू कश्मीर है भारत में। खेल तीरंदाजी है इनका, और इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है, क्या उपलब्धियां इन्हें मिली हैं। पैरालंपिक खेल पेरिस में इन्हें कांस्य पदक मिला था, ब्रोंज मेडल मिला था 2024 में। और विश्व चैम्पियनशिप प्लेजेंट में ये रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल लेके आई थी 2023 में। एशियाई चैम्पियनशिप बैंकॉक में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था 2023 में, और सिल्वर मेडल मिला था 2023 में ही। एशिया पैरा खेल हांगजो गोल्ड मेडल मिला है इनको 2022 में, सिल्वर मेडल मिला है 2022 में। और जो दूसरे पुरस्कार इन्होंने जीते हैं वो हैं अर्जुन पुरस्कार 2023, एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट, विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा तीरंदाज रही हैं ये। तो बच्चों, यहाँ आपके सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। ये क्लास 5 हिंदी वीणा से मेरा बचपन 7 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको सारे करा दिए। पढ़ करके अर्थ समझाते हुए आपको व्याख्या के साथ क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं। वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट छोड़िएगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए इसे। दुर्गा पाल मैम की क्लास को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बेटा बहुत गलत बात है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगला जैसे ही वीडियो में डालूंगी आपका अगला नया चैप्टर, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.